अच्छा, अभी तक जो डिस्कस किया था क्या था? अकाउंटेंसी क्या? इट्स अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। ठीक है, किसके लिए पढ़ेगा ये हम लोग? व्हाई वी आर लर्निंग दिस लैंग्वेज? टू कम्युनिकेट टू द यूजर्स ऑफ अकाउंट्स। कौन है ये यूजर्स? इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल में कौन है? ऑनर्स एंड मैनेजमेंट। एक्सटर्नल में गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, एम्प्लॉयज, कॉम्पिटिटर्स, प्रोवाइडर्स ऑफ फाइनेंस, सोसाइटी, creditors. Who was creditor? The person from whom we purchase goods on credit. Goods का मतलब क्या था? जिसमें अपन डील करते हैं, ठीक है, जिस चीज का अपना दुकान है, जो चीज का काम है, उसको अपन गुड्स बोलते हैं। जैसे एक ज्वेलरी स्टोर के लिए ज्वेलरी गुड्स होगा, मेडिसिन वाले के लिए मेडिसिन, ठीक है, गारमेंट्स वाले के लिए कपड़ा गुड्स होगा। इज इट क्लियर? यहां तक ठीक था? तो उस समय कोई दिक्कत नहीं था। देखो लास्ट क्लास में क्रेडिटर समझा, क्रेडिटर लिखा था क्या हमने? क्रेडिटर के बारे में लिख लिया था क्या? नहीं, सिर्फ लिखा था कि उनको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, बट वी डिडंट राइट डाउन क्रेडिटर होता कौन है। चलो आज एक एक करके लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो लिखता है। जो लोग नया थोड़ा सा कोशिश करना, ज्यादा कुछ अभी तक किया नहीं है, हमने बस टाइम पास ही किया है। ठीक है, एक दो क्वेश्चंस कवर्ड हो चुका है, बट आप लोग समझ पाओगे, राइट। तो लिखना सबसे पहले क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन होता है? पर्सन फ्रॉम whom we purchase goods on credit। ठीक है, लिखना। चलो मैं लिखूंगा नहीं, मैं डिक्टेट कर देता हूं, बाद में मैं लिख लूंगा, मेरे को याद रहेगा। मैं अपने रिवीजन के लिए रात को लिख लूंगा। पर्सन फ्रॉम whom person from whom we purchase goods on credit। person from whom we purchase goods on credit is known as creditor। पर्सन समझ में नहीं आया मेरे को, पर्सन का मतलब क्या? पर्सन का मतलब क्या? पर्सन का मतलब हम लोग या कोई और भी। ह्यूमन बीइंग को पर्सन बोलते हैं या फिर किसको पर्सन बोलते हैं? नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में तो ह्यूमन बीइंग को पर्सन बोलोगे ना, राइट, बट बिजनेस में पर्सन का मतलब सिर्फ ह्यूमन बीइंग नहीं है। जैसे कि सपोज आई से रिलायंस, आई से पतंजलि, आई से नाइका, ठीक है, बास्किन रॉबिन्स, इन लोग क्या पर्सन है क्या? बट क्या हम लोग उनसे गुड्स परचेज कर सकते हैं? यस, वी कैन परचेज। तो कैन आई से रिलायंस, नाइका, बास्किन रॉबिन्स, उबर, ओला, इन लोग भी पर्सन है इन द आई ऑफ लॉ? क्यों? क्या कंसेप्ट था वो? बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। दैट मीन्स एंटिटी इज ऑल्सो ए पर्सन इन द आई ऑफ लॉ। पर्सन का मतलब दो लोग होता है, एक नेचुरल पर्सन, ठीक है, जो ह्यूमन बीइंग की मेहनत से बनाया गया है, ठीक है, भगवान का दिया हुआ एडम और ईव वाला कहानी, उससे जो हम लोग आया है, दैट इज द पर्सन। और एक है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन बोले तो जो ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट किया है। ऑल दी ऑर्गेनाइजेशन विच यू सी अराउंड, वो सारे आर्टिफिशियल पर्सन है। कोई भी शॉप का नाम इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। कोई भी शॉप का नाम इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे आपके कॉलेज का नाम, आपका स्कूल का नाम इज ऑल्सो ए पर्सन इन द आई ऑफ लॉ। कानून के नजर में उसका भी एक एंटिटी है। इज इट क्लियर? तो पर्सन जब भी कोई बिजनेस में बोले ना, इट मीन्स नेचुरल ह्यूमन बींग्स प्लस आर्टिफिशियल ह्यूमन बींग्स। क्लियर है? एक और आएगा रिप्रेजेंटेटिव, वो मैं बाद में बताऊंगा, राइट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन भी होता है। कैन आई से मोदी जी इंडिविजुअली इज अ ह्यूमन बींग? वो पर्सन है, नेचुरल पर्सन है, बट मोदी जी इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सन ऑफ इंडिया। वो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं ना। इंडियन क्रिकेट टीम जब खेलने जाती है, विराट कोहली इज अ नेचुरल पर्सन। व्हेन आई से विराट कोहली इज अ नेचुरल पर्सन,
बट जब वो इंडिया टीम में खेलते हैं उन लोग क्या कर रहे हैं, दीज आर रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, दे आर रिप्रेजेंटिंग अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे इंडिया टीम बाहर जाते हैं तो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। यानी जब एक ग्रुप ऑफ पर्संस को एक नाम से प्रेजेंट किया जाए देन इट इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्लियर है? तो बेसिकली पर्संस में तीन लोग आता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जब अपन अकाउंटिंग रूल्स पढ़ेंगे ना डेबिट क्रेडिट का, तो वहां पे ये काम आएगा, ध्यान रखना। इसलिए अभी टच किया मैंने। एक होगा नेचुरल पर्सन, नेचुरल कौन होता है, हम लोग, राम श्याम घनश्याम मोहन, ये सब नेचुरल पर्सन है। आर्टिफिशियल, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का नेम इज अ आर्टिफिशियल पर्सन, कोई भी बैंक्स का नाम आर्टिफिशियल पर्सन, कोई भी कंपनी का नाम आर्टिफिशियल पर्सन। ठीक है, एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, नाम नहीं बताया मैंने उसमें क्या क्या आता है, बट दैट विल रिप्रेजेंट अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल, उसको हम लोग बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। क्लियर है? तो क्रेडिटर क्या हो गया, हु इज अ क्रेडिटर, person from whom we buy goods on credit। is it clear? then हमने लास्ट क्लास में देखा था बिजनेस के चार पिलर्स है, कौन से, एक्सपेंसेस, इनकम, एसेट, लाइबिलिटी। इनकम माइनस एक्सपेंस करके जो मिलता है उसको अपन क्या बोलते हैं, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। इज इट क्लियर? उसको थोड़ा और हायर वर्ड क्या था, आपने कल वर्ड लिखा था, ऑनर को दो चीज चाहिए, यस, प्रॉफिटेबिलिटी। ऑनर को क्या चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। लिखना प्रॉफिटेबिलिटी, हेडिंग देना प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, योर नेक्स्ट हेडिंग विल बी प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिटेबिलिटी में लिखोगे टू असरटेन net profit, to ascertain net profit or net loss of the business, इसी को अपन प्रॉफिटेबिलिटी बोलते हैं। टू असरटेन बोलो, टू चेक बोलो, बात एक ही है। ठीक है, टू असरटेन या टू चेक नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ अ बिजनेस इज प्रॉफिटेबिलिटी। इज इट क्लियर? निकालते कैसे हैं, उधर नीचे पे लिखना नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, नेट प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, आपके बिजनेस का नेट प्रॉफिट कैसे पता चलेगा, जब बिजनेस की टोटल इनकम माइनस टोटल खर्चे, बिजनेस का टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस कर दूं तो मुझे क्या पता चलेगा, प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। इज इट क्लियर? तो टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट टर्म क्लियर है? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंसेस, राइट। अब समझना इनकम के अंदर में गेन, डू यू थिंक गेन इज इक्वल्स टू योर इनकम, गेन वर्ड और इनकम वर्ड एक ही है क्या, रेवेन्यू। सपोज मैंने 1 लाख रुपीज में अपना फोन बेचा, 1 लाख रुपीज में मैंने फोन सेल किया, दिस इज माई रेवेन्यू। ठीक है, ये मेरा रेवेन्यू है। इस फोन को मैंने खरीदा भी तो होगा, लेट्स से सपोज मैंने इसको 80,000 में बाई किया था, मैं फोन में डील करता हूं, तो मैंने 80,000 में फोन बाई किया और 1 लाख में सेल कर दिया, तो 20,000 क्या है, दैट्स एन इनकम नॉट प्रॉफिट, दैट्स माई इनकम। प्रॉफिट कब निकलता है, अरे मेरे बिजनेस में सिर्फ ये खरीदने का ही खर्चा हुआ होगा क्या, दुकान का रेंट कौन माइनस करेगा, स्टाफ का सैलरी कौन माइनस करेगा, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, टेलीफोन बिल, जीएमसी लाइसेंस, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग फीस, सीए का फीस, सब कुछ होगा ना, वो सब माइनस करने के बाद प्रॉफिट मिलता है। इज इट क्लियर? प्रॉफिट इज द एंड रिजल्ट ऑफ all the transaction of business, it is a
एंड रिजल्ट कंसिडरिंग ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो प्रॉफिट बहुत अलग है। समझ में? रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू क्या था? जितने रुपीस में हम लोग अपना गुड सेल करते हैं, दैट टोटल इनफ्लो इज रेवेन्यू। ठीक है, फिर उसको खरीदने में जितना पैसा लगा वो मैं माइनस कर दूं तो दैट इज नोन एज इनकम। क्लियर है? अब गेन क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय गेन? मेरे बिजनेस में इनकम रेगुलर होता है बिकॉज मैं डेली सवेरे शाम बिजनेस जा ही क्यों रहा हूं? फॉर द इनकम। इज इट क्लियर? अब अचानक से मैंने क्या किया, दुर्गा पूजा आ रहा था, दिवाली आ रही थी, राइट? मैंने अपने बिजनेस के नाम पे एक लॉटरी बाय किया। क्लियर है? अब वो लॉटरी मेरे बिजनेस के नाम पे लग गया, विल इट बी टर्म्ड एज इनकम? वो है मेरा गेन। समझ में आया? जो मेरा डे टू डे एक्टिविटी से रिलेट नहीं करता, कभी कभी यार होता है, उसको अपन गेन बोलते हैं। लेट्स से सपोज मैंने अपने बिल्डिंग दुकान में एक एसी लगा रखा है, ठीक है, बहुत टाइम से यूज कर रहा हूं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आज उस एसी का वैल्यू 5000 है, इतना टाइम से यूज कर रहा हूं 5000, राइट? अब मैंने उसको 10,000 में बेच दिया, एक कोई मिल गया बायर, उसने मेरे से 10,000 में खरीद लिया। कैन आई से 5,000 इज अ गेन फॉर मी? समझ में आया डिफरेंस बिटवीन गेन एंड इनकम? इनकम कब होता है? गुड्स को सेल करके, राइट, दैट इज रेवेन्यू। गुड्स सेल करके जो पैसा आता है उसको अपन रेवेन्यू बोलते हैं, लेकिन उसको गुड्स को खरीदने के लिए भी तो पैसा लगा होगा ना। यदि मैं रेवेन्यू में से परचेज वैल्यू माइनस कर दूं, आई विल हैव इनकम। क्लियर है? और गेन क्या होता है? कभी कभी होने वाला, ठीक है, विच इज इन अवर बिजनेस बट नॉट रेगुलर एक्टिविटी। जैसे लॉटरी इनकम, क्या डेली होगा क्या आपको? ठीक है, एसेट बेच के जो पैसा मुझे मिला था एक्स्ट्रा, क्या वो रेगुलर होगा क्या? नहीं होगा। इसको अपन बोलते हैं गेन। इज इट क्लियर? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इनकम, गेन एंड प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या था? सारा का सारा एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस जब मैं माइनस कर दूंगा, फिर भी मेरे पास पॉजिटिव बैलेंस बचेगा, देन इट इज नोन एज प्रॉफिट। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? तो ये ध्यान रखना, देयर इज अ गैप बिटवीन इनकम, गेन एंड प्रॉफिट। फिर से बताओ, इनकम क्या होता है? मैं ऐसे लिखूं इनकम को, इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। इनकम इज इक्वल्स टू रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। मैंने फोन कितने में बेचा? 1,00,000, दैट इज माई रेवेन्यू। खरीदा कितने में? तो वही तो इसका कॉस्ट था। 80,000 में मैंने खरीदा, 1,00,000 में बेच दिया, तो 20,000 मेरा क्या हुआ? इनकम। आया समझ में? तो रेवेन्यू मीन सेल वैल्यू, उसमें से मैं इसका खरीदने का वैल्यू माइनस कर दूं तो आई विल हैव इनकम। अब मैं बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस माइनस कर दूं, जो 20,000 मेरे पास बचा, अब मैं स्टाफ सैलरी माइनस कर दूं, रेंट माइनस कर दूं, इलेक्ट्रिसिटी माइनस कर दूं, टेलीफोन बिल के खर्चे माइनस कर दूं, सारे एक्सपेंसेस बिजनेस के माइनस कर दूं, उसके बाद मेरे पास बचा 2,000 रुपए। क्या बोलोगे इसको? दैट्स माई प्रॉफिट, जो मैं घर लेके जा सकता हूं। इज इट क्लियर? समझ में आया? फिर मैंने लॉटरी से इनकम हुआ, उसको क्या मैं इनकम बोलूंगा क्या? दैट विल बी टर्म्ड एज गेन। क्लियर है डिफरेंस बिटवीन गेन, इनकम एंड प्रॉफिट? ये समझ में आया? तो आपने प्रॉफिटेबिलिटी लिखा, तो आपके दो पिलर्स थे, एक इनकम और एक्सपेंस, और दो पिलर कौन सा था? एसेट एंड लाइबिलिटीज। एसेट क्या था? लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स, रिड्यूसेस कॉस्ट और जनरेट्स मनी। कैश जो मेरे को लाके देगा, वो सब चीज मेरे लिए एसेट है। ठीक है, यानी ऑल द वैल्यूएबल आइटम्स ऑफ अ बिजनेस विच विल रिजल्ट इनटू कैश, जो मुझे कैश जनरेट करके देगा, या फिर विच विल गिव मी बेनिफिट इन द फ्यूचर और विल रिड्यूस माई कॉस्ट। जैसे कि तुम्हारे दुकान में सामान पड़ा हुआ है, यू आर ए टेलीफोन डीलर, आई मीन मोबाइल फोन डील करता है तुम लोग, सेल आउट नहीं हुआ, तुम्हारे दुकान में पड़ा हुआ है, क्या वो तुम्हारे लिए कोई काम का नहीं है क्या? अरे नेक्स्ट डे तो सेल आउट होगा ना, सेल करके पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? यानी दैट विल जनरेट कैश, राइट?
तुमने किसी को क्रेडिट में गुड सेल कर दिया, तुम्हारे दुकान में कोई आया, तुम्हारा जान पहचान का दोस्त होगा या उसका रिलेटिव होगा, ठीक है, उसको आईफोन पसंद में आया, ठीक है, आईफोन 15 प्रो मैक्स पसंद आया, ठीक है, तुमने 1,50,000 में उसको सेल कर दिया, 150 है क्या उसका, चलो मान लेते हैं डिस्काउंटेड वैल्यू, 1,50,000 में आपने उसको सेल कर दिया, राइट नाउ वो रिलेटिव बोलता है भैया मैं पेमेंट नेक्स्ट मंथ करूंगा, कब करूंगा, क्या वो पर्सन आपके लिए एसेट है, दैट विल जनरेट कैश, मेरे पास कैश आएगा ना, मैंने आपको एक चीज थंब रूल बताया था, इफ अपन को समझना है कोई भी चीज एसेट है या लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या था नॉर्मल बताओ क्या होता है लाइबिलिटी, ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, लाइबिलिटी क्या है, ऑब्लिगेशन ऑफ द बिजनेस, जो हमें पे करना है टू द आउटसाइडर, कोई भी चीज आपको वापस रिटर्न करना है, रीपे करना है या काम करके देना इज अ लाइबिलिटी, ठीक है, जैसे कि आपने अपने दोस्त से कोई उसका फेवरेट ड्रेस लिया, आपको किसी पार्टी में जाना था, ठीक है, स्कूल का एनुअल फंक्शन कुछ भी हो सकता है, आपने उससे ड्रेस बोरो किया, वो ड्रेस आपके लिए एसेट है क्या, आपको रिटर्न करना है, दैट टू इन अ गुड कंडीशन, जैसे लिया था वैसे रिटर्न करना पड़ेगा ना, कल को थोड़ा सा भी दाग लग गया गया, वो जान खा जाएगा ना तुम्हारा, यानी उसको एज इट इज देना पड़ेगा, तो दैट ड्रेस इज अ लाइबिलिटी फॉर यू, क्यों, क्योंकि तुमको उसको रिटर्न करना है, इज इट क्लियर, बिजनेस के अंदर में तुमने बैंक से लोन लिया, बैंक से जो लोन लिया क्या वो तुम्हारे लिए एसेट है क्या, दैट्स एन ऑब्लिगेशन विच वी हैव टू रीपे, वापस करना पड़ेगा, तो यही ध्यान रखना है फ्यूचर में कोई भी चीज मेरे बिजनेस से जाएगा देन इट इज अ लाइबिलिटी, फ्यूचर में कोई भी चीज बिजनेस में आएगा देन इट इज एन एसेट, इज इट क्लियर, अब आने में क्या आता है, पैसा आएगा, सर्विसेज आ सकता है, बेनिफिट्स आ सकता है, ये सब तुम्हारे लिए एसेट है, जाने में क्या जाएगा, या तो पैसा रिटर्न करना है या फिर काम करके देना है, जैसे कि सपोज मैंने आपसे एडवांस फीस ले लिया, क्लास 12 का एडवांस फीस ले लिया, अब वो जो फीस है वो मेरे लिए इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है या लाइबिलिटी है, काम करके देना पड़ेगा, क्लास 12 पढ़ा के देना ही पड़ेगा ना, मतलब मेरे से कुछ ना कुछ फ्यूचर में जाएगा, आज तो पैसा आ गया लेकिन फ्यूचर देखना है मुझे, फ्यूचर में मेरे पास कुछ आएगा या मेरे से कुछ जाएगा, जाएगा पढ़ाना ही पड़ेगा, यस उसके लिए एसेट हो गया, जिस पर्सन ने मुझे पे किया, जैसे आप लोगों ने मुझे एडवांस ट्यूशन फीस दिया, आपके लिए वो एसेट है, क्यों, फ्यूचर में आपको सर्विसेज मिलेगा, यानी फ्यूचर में कुछ भी मिले, चाहे पैसा मिले चाहे सर्विस मिले, इट्स एन एसेट, और फ्यूचर में कुछ भी देना है अपने को देन इट्स अ लाइबिलिटी, क्लियर है, आई बात समझ में, तो लिखना एसेट क्या होता है, हेडिंग देना एसेट, एनीथिंग एनीथिंग which will anything which will generate which will generate cash into the business, anything which will generate cash into the business or next line में और brings benefit in the future or brings benefit in the future और क्या होगा, reduces the cost और reduces our cost, कोई एग्जांपल बता सकते हैं जो अपन ने लिया था, कॉस्ट रिड्यूस वाला एग्जांपल, यस पैकिंग मशीन का एग्जांपल लिया था ना, 5 लेबर पहले काम करते थे, पैकिंग मशीन लगाने के बाद तो एक ही लेबर चाहिए, तो वो क्या हो रहा है मेरे कॉस्ट को कम कर रहे हैं, तो दैट पैकिंग मशीन इज एन एसेट फॉर अस, इज इट क्लियर, एग्जांपल लिखना, एग्जांपल मशीनरी, आपके बिजनेस में जो मशीन्स होती है वो आपके लिए एसेट है, ठीक है, देन डेटर लिख के रखो मैं समझाऊंगा, डेटर DEBTOR, कुछ कुछ इसको डेप्टर भी बोलते हैं,
ठीक है, बट इट इज डेटर, DEBTOR, डेटर। फिर और लिखो स्टॉक, स्टॉक समझ में आता है, किसको बोलते हैं स्टॉक? रिमेनिंग गुड्स, जो गुड्स मेरे दुकान में पड़ा है जो नहीं बिका उसको मैं स्टॉक बोलता हूं, यानी अनसोल्ड गुड्स लाइंग इन अवर बिजनेस इन स्टॉक, क्लियर है, एक्सेट्रा। दो तीन एग्जांपल से आपको समझ में आ गया कि एसेट क्या है, क्लियर है। हाँ, किसका? हाँ हाँ, वो एसेट कैसे, सोचो मैंने एडवांस में ही रेंट पे कर दिया, अब नेक्स्ट 2 मंथ्स तक तो मुझे फ्री में उस प्रीमाइसेस को यूज करने मिलेगा ना, 2 महीना का रेंट भी नहीं देना पड़ेगा। हाँ अभी दे दिया, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर। लेट्स से सपोज आपने क्या किया, आपका एक बर्थडे या फिर एक कोई शादी आने वाला, ठीक है, शादी का फंक्शन होने वाला है, आपने एक मैरिज हॉल बुक कर दिया, वहां एडवांस मनी दे दिया। अब एक बात बताओ, जब आपका ओकेजन आएगा तब वो मना कर सकता है क्या यूज करने के लिए, आपको फ्यूचर में यूज करने के लिए मिलेगा ना, तो जब तक आपका वो फंक्शन नहीं चला जाता वो मैरिज हॉल आपके लिए एसेट है, इज इट क्लियर? एंड जिसने आपको आपसे पैसा लिया है उसके लिए वो लाइबिलिटी है, क्यों, उसको यूज करने देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म के लिए ये समझेंगे कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म, बट कुछ समय के लिए तो बिना रेंट दिए तो मैंने पहले पे कर दिया, मैं आज डिसाइड कर रहा हूं कि मेरे लिए जो पैसा मैंने आज पे किया है वो एसेट है या लाइबिलिटी है। मैंने जो आज रेंट पे किया है मैं इसको खर्चा नहीं मान सकता, इसका लॉजिक है मैं बताऊंगा, ठीक है, अभी तक वहां तक पहुंचे नहीं है। बट फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं अप्रैल और मई मंथ्स यूज करूंगा प्रीमाइसेस, लैंडलॉर्ड मेरे से रेंट मांगने आएगा तो मैं दूंगा क्या, नहीं दूंगा ना, और वो मांगने भी नहीं आएंगे, तो मुझे फ्री में सर्विस यूज करने को मिल रहा है, इसीलिए वो रेंट मेरे लिए एडवांस, मतलब एडवांस रेंट जो मैंने दिया एसेट बन गया। बट वंस अप्रैल इज गॉन तो अप्रैल का रेंट एग्जॉस्ट, यानी वो एसेट भी खत्म, मे चला जाएगा तो मे वाला एसेट भी खत्म, फिर एसेट का वैल्यू जीरो हो जाएगा, समझा? तो इस तरीके से, हाँ, लाइक मैंने लोन लिया तो मुझे तो वापस रिटर्न करना पड़ेगा, तो कुछ भी चीज फ्यूचर में जाएगा तो इट्स अ लाइबिलिटी, राइट? वंस आई हैव रीपेड द 100% लोन, लाइबिलिटी जीरो। हाँ, बहुत बड़ा है ना, इसने जो डाउट पूछा पता है, मैंने जस्ट बोल तो दिया एक्सपेंस, अब मैं वो बोलते हैं ना तुमने मेरे को टच कर दिया ऐसे, अब मैं नहीं बताऊं तो मेरे को ऐसे लगता है कि मैं आधा अधूरा नॉलेज दे दूंगा, और पूरा बताने गया तो कुछ कुछ जगह आप उड़ जाओगे कि ये क्या टर्म्स यूज कर लिया, समझो। रिसर्च, अरे पहले तो मुझे ये समझाना पड़ेगा आप लोगों को कि टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट वगैरह, चलो वो आ जाएगा, चलो आ जाएगा, बाद में आएगा। बट आर&डी का खर्चा क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेसिकली क्या है, एक अंधा रास्ता जहां पे आप कुछ हाथ पैर मार रहे हो, राइट, एक पॉइंट ऐसा आता है जहां पे आपको रोशनी दिखाई देता है, हाँ अब कुछ बन सकता है मेरा प्रोडक्ट। आर&डी पहले दिन से नहीं होता है, पहले दिन जस्ट आप एक्सपेरिमेंट करते हो, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, एक पॉइंट के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपका प्रोडक्ट सच में बन सकता है। जैसे आपने कार डेवलपर्स को देखा होगा, कोई कोई बहुत सोचा कि मैं ऐसा इंजन बना दूंगा, सोचना इंप्लीमेंट करने में फर्क है, सोचने के लिए आप आर&डी करते हो। जैसे कोविड वैक्सीन था, बहुत एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, बट एक स्टेज आया जब उनको लगा कि नहीं यार इस फॉर्मूला से मेरा वैक्सीन बन सकता है, उसके बाद से जो खर्चा किया ना, दैट इज एन एसेट। बट जब तक आपको वो पाथ दिखाई नहीं दे कि मेरा प्रोडक्ट बन सकता है या नहीं बन सकता, वो सारा खर्चा है, एवरीथिंग इज एक्सपेंस। जैसे कि सपोज आपको एक कोई नई कंट्री में काम करना है, धंधा करना है, आप उस कंट्री में जाते हो, आर&डी करते हो, 1 महीना 2 महीना वहीं रह रहे हो, वहां के एनवायरमेंट की स्टडी कर रहे हो, मार्केट का स्टडी कर रहे हो, कस्टमर का बिहेवियर चेक कर रहे हो, क्या डिमांड है क्या नहीं, वो सब चेक किया, राइट, एंड वापस आ गए, तो वो जितना कुछ आपने खर्चा किया ना, दैट्स ऑल एक्सपेंस। बट एक बार आपने प्रूफ कर लिया कि हाँ ठीक है समझ में आ गया, अब मुझे ये प्रोडक्ट उस क्लाइमेट में बनाना है, एंड फिजिबल भी है, और भी बहुत सारे सिनेरियोज होते हैं, आपके पास पैसा होना पड़ेगा, टेक्निकली पॉसिबल होना पड़ेगा, आपका इंटेंशन होना पड़ेगा, तो जब आप हायर लेवल में जाओगे, इसी को अपन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 26 होता है इंटेंजिबल एसेट, उसमें डील करते हैं, राइट? तो मैं बताऊंगा आप लोग को कि इंटेंजिबल एसेट होता क्या, अभी तक आपको वो भी नहीं पता,
बट ये मान के चलो कि R&D का खर्चा, जब तक एक अंधेरा रास्ता है ना, तब तक आप जितना खर्चा कर रहे हो सब एक्सपेंस है। लेकिन जब आपको लगने लगे कि हाँ अब कुछ बन सकता है, उस दिन से वो आपके लिए एसेट है। इज इट क्लियर? तो इतना सा थोड़ा सा माइनर गैप है एंड बहुत सारी डेफिनेशंस फॉल कर जाती है इसके अंदर। हाँ ठीक है, ठीक है। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट क्या बोलता है? बिजनेस एंड बिजनेसमैन आर टू सेपरेट पर्सन। यानी मैं ऐसा बोलूं, ये मेरा धंधा है, ये मेरा मोटू सा चिंटू है, ठीक है। इसने अपने पर्सनल पैसे से एसी परचेज किया और वो एसी बिजनेस में इम्प्लांट कर दिया। तो एक बात बताओ, बिजनेस में एसी आया, इसका पैसा तो बिजनेस को चुकाना पड़ेगा ना, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो जब वापस पैसा इसको रिटर्न करना है, डोंट यू थिंक हमारे लिए लाइबिलिटी भी आ गया? एसी इज एन एसेट, एसेट बढ़ा, वापस पैसा रिटर्न भी करना है तो लाइबिलिटी भी इंक्रीज हो गया, तो एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटी। ऑल द ट्रांजेक्शन एट एवरी पॉइंट आपका इक्वेशन मैच करेगा, ठीक। हाँ, इक्वल हो जाएगा। आप चुकाओ, देखो अभी मैं आपको स्ट्रक्चर बना दूंगा, चलो ठीक है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, कुछ समझना मत, मैंने कुछ समझाया, फिर आप लोग बोलोगे कि चलो मैंने ये इस तरफ एसी लिखा 10 लाख का, ठीक है। अब मालिक ने पैसा लगाया था, मालिक के पैसे को अपन क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल। तो मैं बोलूं इधर मेरा लाइबिलिटी आ गया, एक तरफ मैं क्या रिकॉर्ड कर रहा हूं और एक तरफ लाइबिलिटी, राइट। अब इसने बोला हमने 1-2 महीना धंधा किया, धंधा बहुत अच्छा हुआ, हमें प्रॉफिट हुआ, तो हमने क्या किया? एसी का पैसा रिटर्न कर दिया। एसी का पैसा रिटर्न करते ही क्या क्या होगा बिजनेस में? बैंक बैलेंस दिखाई दे रहा है क्या इधर? इधर बैंक बैलेंस है क्या? मैं बैंक से ही पेमेंट कर रहा हूं, सपोज मेरा बैंक बैलेंस 0 था, राइट। अब मैं बैंक से पेमेंट करूंगा तो मेरा बैंक नेगेटिव चला जाएगा ना। बैंक नेगेटिव जाने का मतलब क्या है? आपने बैंक से उधार लिया, या तो आप गुड्स बेच के या बैंक जनरेट करना पड़ेगा, मेरे पास अभी पैसा है नहीं बिजनेस में, यही एक ट्रांजेक्शन था, तो मैंने बैंक से पेमेंट किया, तो बैंक वाले को तो चुकाना पड़ेगा 10 लाख, गुड्स खरीदना पड़ेगा उसके लिए तुमको। हाँ तो होना पड़ेगा ना, तब तुम्हारे पास कैश होना पड़ेगा यहाँ पे। लेट्स से सपोज तुमने क्या किया, गुड्स परचेज किया, 10 लाख का एसी लगाया, मालिक ने खर्चा किया था तो उसको हमने कैपिटल लाइबिलिटी में खड़ा कर दिया। नाउ वी हैव परचेज्ड अ गुड्स ऑफ 5 लाख रुपीज, ठीक है। यहाँ गुड्स आ गया 5 लाख, गुड्स इज एन एसेट क्योंकि वो मेरे को कैश जनरेट करके देगा। इज इट क्लियर? लेकिन आप धंधे में कैश तो लेके आओ, मालिक ने 10 लाख नहीं लगाया, मैं यहाँ पे 20 लाख और कर देता हूँ। एसी लाया, पैसा भी तो चाहिए बिजनेस चलाने के लिए, तो यहाँ पे कैश आ गया 20 लाख। ये ठीक है, यहां तक समझ में आया? सबसे पहले हमने क्या किया, एसी बिजनेस में आया, एसी किसने परचेज किया? ओनर ने, ठीक है। तो ओनर को रिटर्न तो करना पड़ेगा फ्यूचर में, तो बिजनेस में ओनर का नाम क्या रहेगा? कैपिटल, तो लाइबिलिटी आ गया। अब ओनर ने बिजनेस में 20 लाख और इन्वेस्ट किया, राइट, तो ये पैसा भी तो रिटर्न करना ही है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया। इफ लाइबिलिटी बढ़ा तो बिजनेस में कैश भी तो आया है, तो कैश बिजनेस के लिए एसेट है या लाइबिलिटी? अरे किसी के लिए कैश लाइबिलिटी है, तो जितना कैश घर पे रखा हुआ है कल लेके आना, नेक्स्ट क्लास में लेके आना, मैं सारा तुम लोग का लाइबिलिटी अपने पास रखूंगा। किसी के लिए भी कैश लाइबिलिटी नहीं होता है, राइट। तो कैश एसेट बढ़ गया मेरा। अब हमने क्या किया, बिजनेस में गुड्स परचेज किया, लेट्स से 5 लाख रुपीज का गुड्स परचेज किया। जब आप 5 लाख का गुड्स परचेज करोगे तो कैश भी तो जाएगा, अज्यूमिंग कैश परचेज, तो मेरा कैश कितना बचेगा? क्या अभी भी मैच हो रहा है ये दोनों साइड? 100% मैच हो रहा है। कैश कितना हो गया बिजनेस में? 15 लाख। तो आपका एसेट साइड का टोटल कितना है? 30 लाख। और लाइबिलिटी साइड का टोटल मैच कर रहे हैं। अब हमने गुड्स बेच दिया,
ठीक है, वी हैव सोल्ड 5 लाख रुपीज का गुड्स एट 30 लाख। 5 लाख रुपए का गुड्स 30 लाख रुपए में बेचा। बहुत प्रॉफिटेबल मार्जिन वाला धंधा है। मेरे को भी यही करना, बट मिल नहीं रहा है ऐसा धंधा, बट उपाय नहीं है तो है, क्योंकि एग्जाम्पल है। तो गुड्स सेल कर दूंगा तो बिजनेस से गुड्स चला जाएगा। मैंने गुड्स बेचा, 5 लाख का गुड्स गया, कितने रुपीस में बेचा? 30 लाख, 30 लाख, तो उतना पैसा आएगा प्लस 30 लाख, राइट। प्रॉफिट कितना हुआ? 25 लाख का गेन हुआ, इनकम हुआ। 5 लाख का गुड्स आप 30 लाख में सेल करोगे तो कितना फायदा होगा? 25 लाख। इनकम और प्रॉफिट लॉस किसको मिलेगा? धंधे का, बिजनेस का। कोई भी इनकम, कोई भी प्रॉफिट, कोई भी लॉस किसको मिलता है? मालिक को। अरे भाई अल्टीमेटली जो भी प्रॉफिट और लॉस है किसके पॉकेट में जाएगा? ओनर के पॉकेट में। यानी बिजनेस क्या बोलेगा, ये जो प्रॉफिट हुआ है मुझे देना है, किसको देना है? ओनर को। तो बेसिकली कैपिटल और बढ़ गया। समझ में आया? यहाँ पे गुड्स 5 लाख का माइनस हुआ था, जो था वो चला गया ना। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच हो रहा है। अरे दोनों साइड मैच हो रहा होगा, देखो। नहीं हो रहा मैच? 100% होगा। अरे 5 लाख का जो गुड्स था वो माइनस हो गया, एंड कैश इंक्रीज हो गया 30 लाख, एंड कॉरेस्पॉन्डिंगली जो प्रॉफिट था वो मालिक के पॉकेट में चला गया, जो फ्यूचर में बिजनेस रिटर्न कर देगा। इज इट क्लियर? अब इसने बोला कि भैया हमारे पास प्रॉफिट बहुत है, तो हमने जो एसी ओनर ने परचेज करके दिया था, हम ओनर को रीपे कर रहे हैं। तो जब अभी तुम रीपे करोगे तो क्या होगा? 10 लाख का कैश जाएगा बिजनेस से। जब कैश जाएगा तो अभी तुम्हारे पास कैश कितना है? 45 लाख। 10 लाख का कैश चला जाएगा तो कितना बचेगा? तो यहां से भी तो 10 लाख माइनस हो जाएगा। जब मालिक को पैसा दे ही दिया तो कैपिटल भी तो माइनस हो जाएगा। अभी भी तो मैच हो रहा है। ऐसा कोई ट्रांजेक्शन हो ही नहीं सकता जिससे आपका ये मैच नहीं करे। नेवर एवर। समझ में आया? क्यों? बिकॉज ऑफ विच कंसेप्ट? डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। यही धंधा है, यही बिजनेस है। इज इट क्लियर? बाकी दिमाग में जितना फितूर है, जितना घर पे है ना, रात को दिन में आपको ये हो रहा है, वो ऐसे किया तो क्या, वैसे क्या, सब पूछो, कोई दिक्कत नहीं। जितना ज्यादा पूछोगे उतना क्लैरिटी आएगा। जिसका दिमाग चल रहा है वो पूछो, जिसका नहीं चल रहा कोई बात नहीं, सुनो कि दूसरा क्या पूछ रहे। एटलीस्ट क्या पता आपका भी चलने लगे। क्लियर है यहां तक? तो आपने क्या लिखा अभी लास्ट? एसेट का डेफिनेशन लिखा ना। एसेट क्या था? ए कितना बेशरम लोग है, बचपन का तरह देख देख के बोल रहे हैं। छी। अरे अब तो नॉर्मल बोलो। अरे ऐसे ही अपने को पता है एसेट क्या होता है। एसेट क्या है मेरे लिए? जो कैश जनरेट करके दे, एकदम लेमन लैंग्वेज में बोलो, जो मेरे को कैश जनरेट करके दे, जो मेरे को बेनिफिट दे, जो मेरा कॉस्ट को कम करे। सिंपल सा वो मेरे लिए एसेट है। इज इट क्लियर? लाइबिलिटी क्या है? अब लिखो हेडिंग लाइबिलिटी। आपकी पर्सनल लाइफ का एक तो एसेट्स का एग्जांपल दो। गोल्ड, गोल्ड चेन। हाँ। और फोन, फोन आपका मोबाइल फोन, उसके बिना तो रात को नींद ही ना आए, क्योंकि ऐसे ऐसे देखते देखते तो सोना, और उठते ही सबसे पहले नोटिफिकेशन, स्नैपचैट, कोई दिया या नहीं किया। घर का प्रॉपर्टी, ठीक है, घर में जो एसी लगा हुआ है, आपके घर का टीवी, ये सब आपके लिए क्या है? एसेट है। इज इट क्लियर? लाइबिलिटी लिखना। दिया लाइबिलिटी का हेडिंग। इट इज द ऑब्लिगेशन ऑफ अ बिजनेस, it is an obligation of a business towards the outsider. It is an obligation of a business towards the outsider. Example, creditor. क्रेडिटर आते ही तो बोला था, जिससे अपन उधार में गुड्स खरीदता है, पैसा तो चुकाना पड़ेगा, राइट। देन बैंक लोन, कैपिटल,
ये भी तो लाइबिलिटी है। समझ में आया व्हाट इज एसेट एंड व्हाट इज लाइबिलिटी। इन्हीं एग्जांपल्स में एक नया टर्म मिला था, एसेट में आपने एक नया टर्म लिखा और रुक गए थे कुछ लोग, कंफ्यूज थे, क्या था वो, जिसका मैंने स्पेलिंग भी बोला, डेटर। कौन है ये डेटर? किसको बोलते हैं डेटर? जिससे पैसा मिलना है। देखो सरल भाषा में बोले तो जिससे पैसा मिलना इज ए डेटर। एकदम सही है, परफेक्ट है। बट बिजनेस और अकाउंट्स की लैंग्वेज में ऐसा नहीं है। ऐसे तो मुझे बैंक लोन रीपे करना है, मेरे लिए तो वो क्रेडिटर ही हुआ। मैंने अपने रिलेटिव से बिजनेस में लोन ले रखा है, उनको रीपे करना पड़ेगा, तो वो भी तो क्रेडिटर ही हुआ। क्रेडिटर क्या होता है? जिसको पैसा रिटर्न करना है। बट बिजनेस की लैंग्वेज में हमने क्रेडिटर किसको बोला? क्रेडिटर कौन है बिजनेस की लैंग्वेज में? जिससे अपन गुड्स परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट। इज इट क्लियर? सिमिलरली लेटर में लिखना द पर्सन टू whom the person to whom we sell the person to whom we sell goods on credit। गुड्स को अंडरलाइन कर लेना। The person to whom we sell goods on credit is known as debtor। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया जो आपने लिखा? कौन होता है डेटर? जिसको हम लोग उधार में गुड्स बेचता है वो मेरे लिए डेटर। सपोज मेरा एक रेडीमेड गारमेंट का शॉप है, राइट? उसमें 3 एसी लगा हुआ है। एक एसी बहुत टाइम हो गया, अब रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है, राइट? मेरा ही एक दोस्त है, उसका छोटू सा ऑफिस है, उसको एक एसी खरीदना था सेकंड हैंड। व्हाट आई डिड, मैंने उसको वो एसी बेच दिया। क्लियर है? बट वो बोला अभी नया नया ऑफिस किया, अभी 3 महीना में पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। ही सेड कि 3 मंथ्स के बाद मैं आपको पैसा दे दूंगा। मैं ओके कोई बात नहीं, अपना ही आदमी है, दे देते हैं, राइट? कैन आई टेल माई फ्रेंड एज ए डेटर? फिर से बोलता हूं, मेरा एक रेडीमेड गारमेंट का शॉप है, वहां पे 2-3 एसी लगा हुआ था, ठीक है? एक एसी मेरे को रिप्लेस करना था। सिमिलरली मेरा एक फ्रेंड है, उसको सेकंड हैंड मशीन एसी चाहिए था, मैंने उसको सेल कर दिया। बट वो बोला कि 3 मंथ्स के बाद पैसा दूंगा। कैन आई टर्म माई फ्रेंड एज ए डेटर? आंसर जिसका आया ठीक है, यस आया ठीक, नो आया ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, मेरा रेडीमेड गारमेंट का शॉप है, आप लोग मेरे बिजनेस में आए, ठीक है? आपको सर्टेन क्लोथ्स पसंद आया, आपने बाई कर लिया, लेकिन बोला भैया पैसा मैं 2 महीने बाद ही दूंगी या दूंगा। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं है, तुमको तो मैं जानता ही हूँ, पैसा तो निकाल लूंगा, चाहे मुंह में हाथ डाल के निकालना पड़े, ठीक है कोई बात नहीं है। नाउ कैन आई टेल या कैन आई टर्म यू ऑल एज ए डेटर? पहले वाला भी डेटर, ये भी डेटर, चल क्या रहा है? समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? दोनों में क्या डिफरेंस था? पहले वाले में हमने क्या सेल किया? एसेट। अरे तू दूसरा ऐसे क्या, एसी एसेट सेल किया, राइट? और सेकंड वाले में गुड्स। तो डेटर किसको बोलते हैं? जिसको अपन गुड्स क्रेडिट में सेल करते हैं उसको डेटर बोलते हैं बिजनेस में। इज इट क्लियर? लेमन लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ऐसे आप चलते फिरते ना, जिसको पैसा देना है वो क्रेडिटर है, जिससे पैसा लेना है वो डेटर है। चलते फिरते डे टू डे लैंग्वेज में तो हम यही बोलते हैं, जिससे पैसा मिलना है वो मेरे लिए डेटर है, जिसको रीपे करना है वो मेरे लिए क्रेडिटर है। बट बिजनेस की लैंग्वेज में ऐसा नहीं हो। डेटर किसको बोलेंगे? जिसको हमने क्रेडिट में गुड्स सेल किया है। गुड्स इज इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना। गुड्स का मतलब क्या था? जिसमें अपन डील करते हैं। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? क्रेडिटर, हाँ, यस गुड्स एसेट, यू आर राइट, बट वो डिफरेंट एसेट है, उसमें हम डे टू डे काम करते हैं। लेकिन एसी हम डेली बेचेंगे क्या? डेली बेचना खरीदने का काम नहीं है ना। जो चीज आपका डे टू डे ऑपरेशन है उसके लिए हम लोग टर्म डेटर यूज करते हैं, ठीक है? बात एक ही है बट बिजनेस में थोड़ा अलग हो जाता है। हाँ हाँ, एसी को बेच के यदि ज्यादा पैसा आया तो मेरे लिए गेन हुआ। हाँ हाँ
यस राइट, आप लोग के लिए मैं क्रेडिटर हो जाऊंगा क्योंकि आपने मेरे से गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट। क्लियर है, समझ में आया? क्लियर है यहां तक? तो आपने एसेट्स लिखा और लाइबिलिटीज के बारे में लिखा, देन प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में लिखा। इज इट क्लियर? एक टर्म था आपका जो पहला यूजर है ओनर, उसमें सेकंड लाइन में एक टर्म लिखा था आपने, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल पोजीशन? फाइनेंशियल का मतलब पता है? पैसा, पैसे की पोजीशन। और पैसे की पोजीशन का मतलब क्या? पैसा खड़ा है या बैठा हुआ है? पैसा राइट में है या लेफ्ट में? फ्यूचर नहीं, कितना पैसा होगा नहीं। यस, दैट इज द पोजीशन, पैसे का पोजीशन। किससे कितना पैसा मिलना है, किसको कितना पैसा देना है, दैट इज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। किससे कितना पैसा लेना है, कैन आई से एसेट? मिलना है तो एसेट, किसको कितना पैसा देना है तो कैन आई से पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी इज नोन एज फाइनेंशियल पोजीशन। यही है फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है, लिखना फाइनेंशियल पोजीशन, हेडिंग देना। It means the position of, it means the position of assets and liabilities. Full stop. This is ascertain, और ये पता कैसे करेंगे हम बिजनेस में? This is ascertain, this is ascertain by preparing, this is ascertain by preparing balance sheet in our business. तो बेसिकली बैलेंस शीट क्या बताएगा अपने को? पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। बिजनेस में कितना एसेट्स है एंड कितना लायबिलिटीज है वो मुझे कैसे पता चलेगा? बाय वाचिंग बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? ये एकदम आपका लास्ट चैप्टर रहेगा जहां पे आप बैलेंस शीट बनाना सीखोगे। इज इट क्लियर? बैलेंस शीट नाम में आपको कुछ नहीं था, कुछ बैलेंस, कोई भी चीज को बैलेंस करना, बैलेंसिंग। जैसे आपने तराजू देखा है, आप सब्जी वगैरह खरीदने जाते हो या फिर लॉ की मूवी वगैरह देखिए तो वो अंधा कानून तराजू लेके खड़ी रहती है वो दादी अम्मा। तो बेसिकली क्या है, वो जब दोनों साइड बराबर है तभी तो उसको बैलेंसिंग बोलते हैं ना। फिर एक झूला आता है ना सीसो, वो भी क्या है? बैलेंसिंग करने के लिए दोनों साइड में यदि इक्वल वेट है तो वो दोनों बराबर रहेगा ना, वही चीज है बैलेंस शीट। ठीक है, यहाँ शीट का मतलब वो तुम्हारा इंग्लिश वाला शीट नहीं, SHEET, शीट, जिसमें आप लिखते हो। इज इट क्लियर? तो शीट जिसको आप बैलेंस करोगे, बेसिकली कैन आई से एसेट्स एंड लायबिलिटीज को बैलेंस करना है। फाइनेंशियल पोजीशन में मैंने क्या बोला? बैलेंस शीट बनाएंगे, और बैलेंस शीट क्या बताएगा मुझे? पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज, यानी कैन आई से एसेट एंड लायबिलिटीज को बैलेंस करना है, वही बैलेंस शीट हो गया ना। तो अब समझ में तो आया एसेट एंड लायबिलिटीज को बैलेंस करना है, लेकिन कौन सा किस तरफ होगा? अब बैलेंस करने के लिए एक राइट साइड होता है और एक लेफ्ट साइड होता है ना। इज इट क्लियर? तो हमेशा ध्यान रखना, एल फॉर लायबिलिटीज, एल फॉर लेफ्ट साइड। तो हमेशा लायबिलिटीज कौन से साइड में होगा? विश्वास नहीं है तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल, मेजोरिटी ऑफ द पर्सन एक्सेप्ट दोज हु आर लेफ्टी, या भगवान का दिया से जिसका राइट हैंड नहीं है। ठीक है, आप अपने लाइफ में जितना भी अच्छा काम करते हो, या तो राइट हैंड से करते हो या राइट फुट आगे रख के करते हो। हिंदू मैथोडोलॉजी की बात करूं, आप भगवान की पूजा करते हो तो राइट हैंड से करते हो, किसी से पैसा लेना है तो राइट हैंड से लोगे। ठीक है, गलती से उल्टा हाथ कर देते हो, घर वालों से डांट भी खा लेते हो। यदि थोड़ा बहुत ऑब्जर्व किया है तो इफ कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं पहले राइट फुट आगे रखो, राइट राइट होगा। राइट, तो यानी लाइफ की सारी चीजें राइट में है ना। तो एसेट क्या खराब चीज है क्या? तो किस तरफ होना चाहिए? राइट साइड। दिमाग में रहेगा। इसलिए जब मैं उस टाइम बना रहा था तो मैंने कैसे बनाया था? लेफ्ट साइड में मैंने लिखा था लायबिलिटीज और राइट साइड में, समझ में आया? जब भी अब बैलेंस शीट बनेगा
तो बैलेंसिंग करने के लिए कौन सा चीज किस तरफ होगा? लेफ्ट साइड में लाइबिलिटीज होंगी और राइट साइड में, क्लियर है? वेरी गुड, फाइनेंशियल पोजीशन टर्म क्लियर है? देन वी अंडरस्टूड, दो प्रिंसिपल पढ़ा था लास्ट क्लास में. वन वाज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. क्या था बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? Business and businessman are two separate persons in the eye of law, right? लिखो, फिर लिखो हेडिंग तो बिजनेस एंटिटी का. एंड इनिशियली आप कोई भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है. क्लास 11 में तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता, सबका सिलेबस सेम है. बट मैं 3-4 चैप्टर को मिक्स करके चलता हूँ, स्पेसिफिक चैप्टर वाइज नहीं चलेंगे. अच्छा, चैप्टर 1 वी विल रीड द डेफिनेशन ऑफ अकाउंट्स, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंट्स, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ऐसे नहीं पढ़ता. मेरे को तो जो स्टोरी के फ्लो में टर्म्स आएंगे अपने को समझते रहना. स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर मिक्सअप होके चलेगा एंड वंस वी आर इनटू द प्रैक्टिकल पार्ट फिर वो सीक्वेंस में चलेगा. ठीक है? हेडिंग दिया बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट. एज पर दिस कंसेप्ट, एज पर दिस कंसेप्ट, बिजनेस एंड बिजनेसमैन are two separate persons in the eye of law. As per this concept, business and businessman are two separate persons in the eye of law. Full stop. Next line. Because of this concept, we consider capital. Because of this concept, we consider capital as a liability. ये दोनों अलग अलग है, इसीलिए तो लाइबिलिटी मानना पड़ रहा है, वरना तो दो जिसमें एक जान. बट ऐसा है नहीं, कानून की नजर में दोनों अलग अलग है. इज इट क्लियर? समझ में? व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट? कि धंधा अलग है, धंधे का मालिक अलग है. क्लियर है? फिर और एक कंसेप्ट किया था, डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट. लिखना. As per this concept, as per this concept, as per this concept, if मैच चालू होने वाला ना, हाँ टॉस होने वाला है. जियो वाला लोग बहुत स्मार्ट है, नहीं देखेगा तब भी नोटिफिकेशन भेज भेज के बता देगा. आज किसका मैच? एमआई और केकेआर. एमआई जीत जाएगा, नहीं जीतेगा. ठीक है. एज पर दिस कंसेप्ट, इफ समथिंग इज डेबिटेड, if something is debited, then other needs to be credited. if कुछ डेबिट हुआ है तो कुछ क्रेडिट होगा ही होगा. नेक्स्ट लाइन. बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट, because of this concept, our accounting equation, because of this concept, our accounting equation stands true. Because of this concept, our accounting equation stands true. That is, next slide में, asset is equals to, asset is equals to, equal to वाला साइन, is equal to मत लिख देना. asset is equals to liabilities plus capital. बस लाइबिलिटीज को थोड़ा सा ब्रेकअप कर दिया इंटरनल और एक्सटर्नल में, बट बात एक ही है. एसेट इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग दो, कैपिटल.
नहीं लिखा ना अभी तक कैपिटल के बारे में? लिखा? नहीं लिखा? हाँ, कैपिटल। कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय businessmen into the business amount invested by businessmen into the business is known as capital. ठीक है, समझ में? कैपिटल क्या है? इट इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इनटू द बिजनेस इज कैपिटल। क्लियर है ये वाला चीज? अब एक बात बताओ, धंधे में पैसा तो लगा दिया, चलो पापा ने बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस में पैसा लगा दिया, अब आपका स्कूल फीस भी पेमेंट करना है, घर पे भी तो खाने पीने का पैसा चाहिए, यदि रेंटेड हाउस है तो रेंट पे करना है, ऑनरशिप है तो मेंटेनेंस पे करना है, ये सारा पैसा कहां से आएगा? बिजनेस से ही निकालोगे ना। अरे पापा ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, उसमें पैसा इन्वेस्ट किया होगा, अब उनको टाइम टू टाइम, जैसे आपका स्कूल फीस है, आपका ट्यूशन फीस है, पर्सनल पॉकेट मनी है, घर का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, खाने पीने का जो सामान आएगा, उन सब का पैसा कहां से आएगा? बिजनेस से। पापा टाइम टू टाइम बिजनेस से पैसा निकालते रहेंगे। इज इट क्लियर? ये जो पर्सनल यूज के लिए बिजनेसमैन बिजनेस से जो निकालता है, इसको अपन बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स। लिखना, समझ में आया? ड्रॉइंग्स नहीं आया? कलानी समझ में आया? ड्रॉइंग्स ऐसा लगा कि क्या हो गया? ड्रॉइंग्स क्या है? अमाउंट, लिखना अमाउंट और अमाउंट और गुड्स, अमाउंट और गुड्स withdrawn for personal purpose, amount or goods withdrawn for personal purpose by the proprietor from business, by the proprietor from business is known as drawings, is known as drawings। क्लियर है? तो एक बात बताओ मुझे, ड्रॉइंग्स, मैंने बोला अमाउंट और गुड्स, पैसा तो समझ में आता है कि स्कूल फीस पेमेंट करना है, घर का राशन लेके आना है, ठीक है, हो सकता है घर के मेड का पेमेंट करना है। व्हाई आई यूज द टर्म गुड्स? यस, यदि सोचो खुद की ही राशन की दुकान है, तो आप किसी और से सामान लेके आओगे क्या? खुद का ही ज्वेलरी शॉप है, किसी और से ज्वेलरी लाओगे क्या? पर्सनल यूज के लिए आप वहीं से लोगे ना। खुद का ही मेडिसिन का दुकान है, दवाई कहीं और से आएगा क्या? बिजनेस से ही आएगा ना। लेकिन बिजनेस से जब तुम निकालोगे, बिजनेस क्या बोला? एक मालिक, तू अलग मैं अलग, तो मैं तो रिकॉर्ड करूंगा। आई बात समझ में? तो बिजनेस उसको किस नाम से रिकॉर्ड करेगा? ड्रॉइंग्स। आई बात समझ में? तो ड्रॉइंग्स बिजनेस के लिए, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम है या एक्सपेंस है? ड्रॉइंग्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस का एक्सपेंस है या इनकम है? अच्छा, कौन कौन एक्सपेंस के साथ में? मोदी सरकार, बस इतना ही? फिर आधा अधूरा के नहीं, जाएंगे जाएंगे जाएगा ऊपर, या तो ऊपर जाएगा या तो नहीं जाएगा। एक्सपेंस, कुछ लोग एक्सपेंस, आदित्य सोच लो। चलो और कुछ सेकंड्स दिया आप लोग को सोचने का कि ड्राइंग्स बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस है या इनकम है? एक्सपेंस। अच्छा, अब डिसाइड हो गया एक्सपेंस के साथ कौन कौन है?
वोट बढ़ गया थोड़ा देर में। इनकम के साथ कौन कौन है? मैं पता है किसके साथ हूं। ड्रॉइंग्स इज नीदर एन एक्सपेंस नॉर एन इनकम फॉर द बिजनेस। भाई धंधे का क्या फायदा हो रहा है इसमें? धंधे का कौन सा खर्चा? इफ प्रोप्राइटर, सोचो तुम्हारा मेडिसिन स्टोर है, ठीक है, अब मालिक ने अपने यूज के लिए 10,000 रुपए का मेडिसिन वहां से लिया, तो बिजनेस क्या करेगा? कैपिटल से माइनस कर देगा, वो बोलेगा तूने मेरे को पैसा दिया था, सपोज तुमने बिजनेस में इन्वेस्ट किया 10 लाख, अब प्रोप्राइटर ने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से पैसा निकाल लिया 2 लाख रुपए, हाउस रेंट पे करना था, स्कूल फीस पेमेंट करना था, ट्यूशन फीस पेमेंट करना था, कहीं घूमने जाना था, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है, वो जो 2 लाख रुपए बिजनेस से निकाले हैं, कैन आई से इट इज ए ड्रॉइंग्स? पर्सनल यूज के लिए था, लेकिन बिजनेस का कोई खर्चा है क्या? बिजनेस क्या करेगा इसका? बिजनेस बोलेगा देख तूने मेरे को 10 लाख रुपए दिया था स्टार्टिंग में, फिर अपने पर्सनल यूज के लिए तू मेरे से 2 लाख लेके जा चुका, अब मैं तेरे को कितना दूंगा? तो एक्सपेंस कहां हुआ? राइट, इनकम कहां है? कोई पैसा आ रहा है क्या? कोई बेनिफिट्स आ रहा है क्या? नहीं, तो लिखो वहां पे वो, हाँ, पैसा कम हो रहा है लेकिन खर्चा थोड़ी ना हो रहा है। खर्चे का मतलब क्या होता है? रिटर्न में कुछ बेनिफिट्स मिलता है अपने को, राइट। जैसे कि आप लोग रेंट पे करते हो तो प्रीमाइसेस यूज करने को मिलता है, सैलरी पे कर रहे हो तो सर्विसेज मिल रहा है ना स्टाफ का, तो सैलरी तुम्हारे लिए एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल जो पेमेंट करते हो बिजनेस का, तो इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है ना रिटर्न में। ड्राइंग से क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, वो प्रोप्राइटर का पर्सनल यूज से बस तुम्हारा एक तरफ एसेट कम हुआ, कैश कम हुआ, कॉरेस्पॉन्डिंगली तुम्हारा कैपिटल भी तो कम हो जाएगा, समझा? तो एसेट कम हुआ तो लायबिलिटी कम हुआ, तो लिखना वहां पे जिस लेटर में लिख सकते हो, जिस बोल्ड में लिख सकते हो, ये जब, ये बहुत बार मैं बताऊंगा, ठीक है, इवन तुम फिर से गलती करोगे जब लास्ट चैप्टर में पहुंचोगे ना, अकाउंट्स का क्लास 11 का सिलेबस का लास्ट चैप्टर, वहां पे फिर से ये ब्लंडर करते हो। इस ड्राइंग्स को तुम लोग क्या मान लेते हो पता है? एक्सपेंस। ड्राइंग्स इज नीदर, ड्राइंग्स is neither an expense, drawings is neither an expense nor an income for the business. Full stop. It is, लिखा आपने, drawings is neither an expense nor an income for the business. It is deducted from, कहां माइनस करोगे? कैपिटल। इट इज डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल। क्लियर है? समझ में आया यहां तक? क्लियर है? अब देखो धंधा जो अपन करते हैं ना, आपने फर्स्ट क्लास में बोला था कि हम अकाउंटेंसी क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज इट इज अ लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस, राइट। फिर आपने बोला भैया ये लैंग्वेज तो है, अब ये लैंग्वेज किसको कम्युनिकेट करना है, तो आप लोगों ने समझा इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर, राइट। मैं ऐसा बोलूं, मैं भी अपना नॉलेज आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं, क्लियर है? सोचो आप लोग यहां आए, ठीक है, मैं आपसे अपना इंफॉर्मेशन ही तो कम्युनिकेट कर रहा हूं, इंफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज या अकाउंट्स का जो नॉलेज है मेरे अंदर वो मैं आपको कम्युनिकेट कर रहा हूं। आप यहां आए, ठीक है, आपको मैंने बोला कि मेरा, अभी अभी मैं आपकी क्लास के लिए आया हूं, जस्ट मेरा अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर वहां पार्क कर दिया, ठीक है, एंड थोड़ा सा 4-5 मेरे थोड़े से बॉडी गार्ड है वो बाहर खड़े, चलो क्या बोलेगा, फेंको मत। फेंको मत क्या होता है? मैंने बोला बस मान लो, मैं यहाँ किस लिए आया था? मेरा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करने के लिए, मैंने किया, तुम लोग चुपचाप से मान लो। मानोगे क्या? सोचो तुम्हारा दोस्त बोलता है ब्रो मेरे पास तो फेरारी है, डेली रात को चलाता हूँ, लेकिन दिन में ऑल्टो चलाता हूँ, ट्रैफिक बहुत होता है। अच्छा फेरारी है, ठीक है, मेरे पास तो रोलेक्स राडो है, अब कौन सा वो नहीं पता, करोल बाग वाला है ना कौन सा है, लेकिन वो बोलता है, ठीक है, मेरे पापा कल मेरे को गिफ्ट दिए थे, पता है 10 लाख का एक सूट लेके आए मेरे लिए। फिर आपका एक दोस्त नया नया आपके स्कूल में एडमिशन लिया, आप उसको जानते भी नहीं हो, भाई तुम्हारा क्लास 10 में रिजल्ट क्या था? आई जस्ट गॉट 98.9%। सॉरी, वो स्कूल का एवरेज बच्चा लेके आता है 70%। उस स्कूल में उसने एडमिशन लिया,
एंड वो फेंक रहा है वहां पे कि मेरे को 98.9% आया था इसलिए मैंने स्कूल में एडमिशन लिया। हजम होगा क्या बात? चलो एक बार के लिए सुन भी लिया, सुनते ही ठीक है, फिर आपका एक दोस्त है, आप लोग मिलते हो रेगुलर, आप लोग थोड़े बड़े हो चुके हो, कॉलेज वॉलेज या थोड़ा प्रोफेशनल धंधा चालू किया, राइट? अब मिला है, महफिल में बैठे हो, तो बोल रहे कि यार कैसा चल रहा है बिजनेस? अरे बढ़िया चल रहा है, इस बार मैंने 200 करोड़ का सेल्स किया। कितना सेल्स किया? 200 करोड़ का सेल्स किया। कौन सा सिटी में रहता है? गुवाहाटी फैंसी बाजार में दुकान है। घर किधर है? छोटू सा अपार्टमेंट में घर है। सेल्स कितना? 200 करोड़। बात हजम नहीं हुई ना? लेकिन आपको विश्वास ही नहीं हो रहा इसकी बात में। अब वो क्या बोल रहा है पता है? विश्वास नहीं होता तो आके मेरे दुकान का बिल चेक कर लो, अब भरोसा होगा या नहीं होगा? जिस दोस्त ने तुमको बोला 98.3% आया है, आप हंस रहे हो, वो आपको मार्कशीट दिखाता है अपना फोन में खोल के। अब आप क्या करोगे? ओके, फाइन, गॉट इट, कॉन्ग्रेचुलेशन, है ना? कैन आई से, जब मैंने ऐसा बोला कि मेरे पास प्राइवेट अपना जेट बाहर खड़ा है, फिर या फिर आपके दोस्त ने बोला मेरे को इतना मार्क्स आया, या फिर कोई आपका दोस्त बड़े होने के बाद बोल रहा है बिजनेस में मेरा 200 करोड़ का टर्नओवर हो गया एक साल के अंदर में, आपको बातें हजम नहीं हुई, ये इन्फॉर्मेशन आपको फेक लगने लगी, राइट? बट जब उसने प्रूफ दिखाना स्टार्ट किया, कैन आई से इन्फॉर्मेशन स्टार्टेड टू बिकम रिलायबल, राइट? जैसे कि कोई बोले कि यार इस इंस्टीट्यूट में पढ़ने चलो, भैया के पास चल जाओ, मजा आ जाएगा, ठीक है, फेंकने में फेंक दिया। लेकिन वही चीजें आपके ही कोई सीनियर्स भाई बहन पढ़ के गया, वो आपको कम्युनिकेट करें, डोंट यू थिंक दैट इंफॉर्मेशन बिकम्स रिलायबल? यानी इंफॉर्मेशन, बिजनेस के अंदर हम जो ये इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इट शुड बी रिलायबल, इट शुड बी रिलायबल। हाउ विल इंफॉर्मेशन बिकम्स रिलायबल? मार्क्स जब बोला तब माना नहीं, लेकिन मार्कशीट दिखाया तब तो माने। सेल्स जब बोला माना नहीं, लेकिन जब सेल्स के बिल दिखाना स्टार्ट किया मैंने, तब तो माने ना। तो मेरी इंफॉर्मेशन रिलायबल कब बनी? when it is supported by documents। सपोज मैं बोलूं कि मैंने बिजनेस में ना अभी एक नया कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, तो वहां पे एक दुकान परचेज करिए, आप नहीं जब फेंकता है, अरे भाई ये देख प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट मैंने अपने नाम से रजिस्टर करवा लिया है, अब मानोगे, राइट? तो यानी अकाउंट्स की जो इंफॉर्मेशन है इट शुड बी रिलायबल। एंड रिलायबल कैसे बनेगा? सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस। जैसे कि सपोज मैं बोलूं कि मैंने बिजनेस में परचेज किया, राइट, या फिर मैंने स्टाफ को सैलरी पे किया, तो मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा ना। गवर्नमेंट कल को मेरे दुकान में आके बैठ जाए कि आपने सेल्स किया था लेकिन आप झूठ बोल रहे हो, मैंने बोला मेरा सेल बिल ये रहा, मेरा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ये रहा, चेक कर लो। विश्वास नहीं होता, जितना मैंने परचेज किया माइनस सेल्स करो, उतना गुड्स मेरे दुकान में पड़ा है, आप चेक कर लो, रिलायबल बन जाएगा ना? यानी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप जो भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट करते हो बिजनेस में, इट शुड बी रिलायबल। रिलायबल कैसे बनेगा? सपोर्टेड बाय कन्विंसिंग एविडेंस, और प्रूफ होना चाहिए। इज इट क्लियर? तो दिस इज वन ऑफ द क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमने बोला अकाउंट्स इज अ लैंग्वेज, जो हम सीख रहे हैं टू कम्युनिकेट टू समवन। तो जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो ना, इट शुड बी रिलायबल। इट इज क्लियर? इट इज वन ऑफ द क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए? नंबर वन, रिलायबल। रिलायबल कैसे बनेगा? सपोर्टेड बाय द एविडेंस और कन्विंसिंग एविडेंस। इज इट क्लियर? आई बात समझ में? अब तुम लोग आए क्लास में, आए पहली क्लास थी, घुसते ही मेरा इंट्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, चांग चांग चिंसी सा, दैट्स माय नेम, आई होप यू अंडरस्टैंड। चांग चांग चो चांग चिंग चांग चैंग। मजा आया? समझ में आया ना सब कुछ? है ना? नहीं आया? यानी जो इंफॉर्मेशन मैंने कम्युनिकेट की, क्या आपको समझ में आया? ऐसी इंफॉर्मेशन कोई काम की? सपोज आप अपने बिजनेस में अकाउंट्स बना रहे हो, मैंने स्टार्टिंग में बोला था समवन नोज हिंदी, समवन नोज मारवाड़ी, कुछ को पंजाबी आती, कुछ को बंगाली, कुछ को आसामीज, कुछ को मराठी, इतनी तरह की इंडिया में लैंग्वेज, सबको अपनी अपनी लैंग्वेज आती है। मेरे को तो जो आती है मैं उसी लैंग्वेज में अकाउंट्स लिखूंगा,
आपने लिखा, अब आपने लिखा हिंदी में और आपका यूजर है मराठी, उसको कुछ समझ में आएगा? घंटा भी समझ में नहीं आएगा, ठेंगा समझ में आएगा उसको। गवर्नमेंट में जो बैठा है वो पंजाबी, उसको ये समझ में नहीं आ रहा कितना सेल्स किया, क्या इनकम है, कितना टैक्स बनता है, कोई फायदा ऐसा इंफॉर्मेशन का? आप मेरे यहाँ आए और मैं कुछ भी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, कुछ भी लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ जो सिर्फ मुझे समझ में आती है, आपको तो पल्ले ही नहीं पड़ रही, क्योंकि मेरे को आदिवासी लैंग्वेज सीखा हुआ है, कुछ साल में उन्हीं के साथ था ना, तो वहां से बुद्धि लेके आया। बट आपको नहीं आती ना, मेरे को तो आती है। इज इट क्लियर? तो क्या वो इंफॉर्मेशन काम की है? इंफॉर्मेशन कैसा होना चाहिए जो मैं अभी कम्युनिकेट कर रहा हूँ, विच यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, वेदर यू आर एन इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, बंगाली, एसमीज, कोई भी लैंग्वेज के हो, बट द कम्युनिकेशन विच आई एम टॉकिंग अभी वो आपको समझ में आ रहा है ना? दैट मीन्स योर इंफॉर्मेशन शुड बी अंडरस्टैंडेबल। बिजनेस के अंदर में आप जो कुछ भी कम्युनिकेट कर रहे हो, वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू आर सेइंग और टू द यूजर्स, इट शुड बी अंडरस्टैंडेबल। इसीलिए हम लोग बिजनेस के अंदर जो अकाउंट्स बनाते हैं वो किस लैंग्वेज में होता है? इंग्लिश में होता है। एंड क्या सिर्फ हमारे स्टेट में इंग्लिश में होता है क्या अकाउंट्स? इंडिया नहीं, वर्ल्ड के किसी भी स्टेट में चले जाओ, उसी लैंग्वेज में बन रहा है ना वो, कुछ कंट्रीज को छोड़ दो, पागल कंट्रीज है। बट नॉर्मली तो अकाउंट्स, यदि हम इंडिया की बात करें, आप किसी भी स्टेट में जाओगे, किस लैंग्वेज में बना हुआ रहेगा? इंग्लिश में मिलेगा ना। तो वाई? बिकॉज इट इज बिकम्स अंडरस्टैंडेबल, हर कोई समझ रहा है आज की डेट में इस लैंग्वेज को। इज इट क्लियर? सो सेकेंड क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स, हाँ, ऐसे नहीं हंसते भाई सर, कहा था मैं, फ्लो तोड़ दिया। Accounting information should be understandable. This is one of the second qualitative attributes of accounting information. आपकी जो accounting information है कैसी होनी चाहिए? It should be understandable. Clear है? तो दो attribute सीखा आपने, कौन सा? Reliable and understandable. Reliable कैसे बनता है? Supported by the evidence, और understandable, it should be in such a language which is easily understood by everyone. ठीक है, चाहे वो साइंस बैकग्राउंड का है, चाहे वो आर्ट्स बैकग्राउंड का है, चाहे वो कॉमर्स बैकग्राउंड का है। इज इट क्लियर? हर कोई हमारे बिजनेस की लैंग्वेज को समझ सके, उस लैंग्वेज में होना चाहिए। क्लियर है? तीसरा, आप यहां आए, मैंने आपसे पूछा क्लास 10 में क्या क्या किया, आपने बताया बहुत इंटरेस्टिंगली, 10 में इतना स्कोर आया। फिर मैंने पूछा अच्छा ये बताओ हॉबीज क्या क्या है, वो भी बताया आपने। ऐसे करते करते पहला दिन मैंने निकाल दिया, सबसे पूछा कि क्लास 10 कैसा हुआ, कौन से स्कूल से पढ़े, क्या रिजल्ट रहा, हॉबीज क्या है। गुड, तुम लोग भी निकल गए। ठीक है, आज पहला क्लास था शायद भैया, इंट्रोडक्टरी क्लास था, ठीक है, इट्स फाइन, सबका एक दूसरे को पता चल गया कौन कितना मार्क्स लाया, किसका क्या नाम है, बैकग्राउंड वगैरह। ठीक, नेक्स्ट डे आए, अब तुम्हारे बारे में तो जान लिया था, अब मैं क्या करूं? अच्छा, तुम्हारा मम्मी का नाम बताओ, पापा का नाम बताओ, पापा क्या धंधा करते हैं, मम्मी क्या करती है। ठीक है, ऐसे करते करते मैंने आपके बैकग्राउंड को पूरा जान लिया। ठीक है, थोड़ा हो सकता है भैया का नेचर ही ऐसा हो, पहले मतलब क्या है, मेरे बारे में जाना है, अभी मेरे फैमिली बैकग्राउंड होते हैं उनको पढ़ाने में इजी हो जाए, मेरे बारे में अच्छे से जान लिया उन्होंने। ठीक है, जान लिया, इट्स फाइन। अब अगली बार है, तुम्हारे दादाजी कौन है, नाना जी कौन से कास्ट के हैं। अब मेरे तो ये सब रिश्ता भी तो करवाना होगा, नाना जी का कास्ट क्या है, दादाजी का कास्ट क्या है। ऐसे करते करते पूरा समय निकाल दिया एंड आप चले गए। चौथा दिन मैं इधर खड़ा हूं, इधर कोई नहीं दिखाई दे रहा, सामने सब गायब है, मैं बस ये टुक टुक देख रहा हूं, कोई तो आएगा, अभी आएगा, कोई तो आज मेरे से पढ़ने आएगा, और आज मैं बुआ लोग के बारे में पूछूंगा, बट कोई नहीं आया। क्या कोई काम का है? यानी जब आप यहाँ आए, आपका एक्सपेक्टेशन क्या था? दैट आई विल टीच यू समथिंग अबाउट अकाउंट्स, उसके बारे में कुछ बताऊंगा, कैसे होता है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, कैसे पढ़ेंगे, आगे कैसे करेंगे, थोड़ा करियर ओरिएंटेड कभी कभी बातें चलेगी। दैट वाज योर इंटेंशन, बट मैंने उसकी बातें तो की ही नहीं, बट दुनिया की बतेरी बात कर ली। तुमको क्या बनाना आता है, क्या नहीं आता, क्या खाना पसंद है, मैं तो इतने बजे सोता हूँ, रात को इंस्टाग्राम भी करता हूँ, तुम लोग स्नैपचैट करते हो क्या, क्या आईडी है, ये सारी बात कर ली। क्या कोई काम का है?
सिमिलरली सोचो, अकाउंट्स के अंदर में आपका बिजनेस है, आप बिजनेस में क्या रिकॉर्ड कर रहे हो पता है? मेरा स्टाफ सवेरे आधा घंटा लेट आता है, फिर वो दोपहर में 1 घंटा लंच ब्रेक बोल के 1.5 घंटा कर लेता है, शाम को वो 7 बजे निकलता है, उसके बाद वो देसी वाली वो दुकान है उसमें चला जाता है, फिर वो कहीं पे नाले में एक साइड में, ऐसी बातें लिख रहे हो। मेरा कॉम्पिटिटर क्या कोई रेलिवेंट है? तो क्या लिखना चाहिए आपको बिजनेस में? दैट शुड प्योरली रिलेट्स टू योर बिजनेस, कि कितना आपने गुड्स परचेज किया, कितना सेल किया, किससे आपको कितना पैसा लेना है, स्टाफ का सैलरी कितना था, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना, ये सारी बातें ना। दैट मीन्स कैन आई से योर इंफॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट, इट शुड नॉट बी इरेलीवेंट। यानी बिजनेस के अंदर हम जितनी भी इंफॉर्मेशन लिखेंगे इट शुड बी रेलिवेंट। हमें फर्क नहीं पड़ता बिजनेस आवर्स के बाद हमारा एम्प्लॉय क्या करता है, ठीक है? बिजनेस आवर्स से पहले और बाद में मालिक क्या कर रहा है, बिजनेस को कोई लेना देना नहीं है। हो सकता है मालिक के बहुत बड़े बड़े शौक है, 8 बजे के बाद कहीं और जाता है, उधर से कहीं और जाता है, फिर घर जाता है, ठीक है? जिसको जो समझ में आया गुड, बाकी पोगो देखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? तो कैन आई से द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी रेलिवेंट। दिस इज द थर्ड अकाउंटिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। क्लियर है? 3 एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सीखा आपने, क्या क्या? रिलायबल, रेलिवेंट, आई बात समझ में? रिलायबिलिटी में क्या सीखा आपने? रिलायबल कैसे बनेगा इंफॉर्मेशन? प्रूफ, एविडेंस, ठीक है? बिजनेस में आप जो कुछ रिकॉर्ड करोगे इट शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस। इज इट क्लियर? सेकेंडली, अंडरस्टैंडेबल कैसे बनेगा? कॉमन लैंग्वेज जो सबको समझ में आए। तीसरा, रेलिवेंट, मतलब जो बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है सिर्फ वही होना चाहिए, नो इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड इन बिजनेस। इज इट क्लियर? क्लियर है? चौथी चीज, सपोज क्या हुआ कि आप लोग नए सिटी में आए हो, ठीक है? नई स्कूल खुली है, आप इकलौते बच्चे हो उसमें, उस क्लास में, पूरे साल आपने कोई एग्जाम नहीं दिया, फाइनल एग्जाम दिया, ठीक है? एंड आपके 70% आए। घर वाले पागल, ढोल नगाड़ा ताशा बज रहा है घर के बाहर, रसगुल्ला और वो मिठाई बन के बट रही है, मेरा बच्चा का 70% आ गया। अब कुछ लोग तो भूखे नंगे, मिठाई खाने से मतलब है, मिला छोड़ो किस लिए बांटा है, ठीक है बांटा है, ठीक है खा लेते हैं, लेकिन कुछ को उंगली करने की आदत होती है, उसको एकदम बर्दाश्त नहीं होता है दूसरे घर में खुशी क्यों है और इतना क्यों नाच रहा है 70% में। एक जन पूछ ही लिया, भागी जी लास्ट ईयर कितना मार्क्स आया था? तो ये क्या बात हुआ, वो तो था ही नहीं, एग्जाम ही नहीं दिया था। उसके लास्ट ईयर जिंदगी में पहली बार तो एग्जाम दिया है, तो आप खुश किस लिए हो रहे हैं? आपको कैसे पता आपका बच्चा अच्छा परफॉर्म किया है? कोई कंपैरिजन हुआ क्या यहाँ पे? सपोज आपका क्लास 10 के अंदर में 95% आया, राइट? 11 में यू गॉट 65%, घर पे आपके साथ क्या होगा? कुछ देर तक तो घुसेंगे ही नहीं घर पे, और यदि घर पे पापा से डर लगता है तो पापा के आने से पहले सो जाओगे, और मम्मी से डर लगता है तो उसी टाइम एंटर करोगे जब पापा एंटर करेंगे। कोई तो सेवियर चाहिए, एक जन बचाए आपको मार से, राइट? हाँ, दोनों से डर लगे तो भाई बहन ही एक सहारा है, और यदि वो नहीं है तो चुपचाप सरेंडर करके खा लो, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है? क्योंकि गुस्से में बाहर निकल भी जाओगे, भाग भी जाओगे तो पता चलेगा कि सरवाइव कैसे करेंगे। छोड़ो, 2 मार खा लिया होता तो ठीक था, 2 वक्त का रोटी तो फ्री में मिल ही रहा था। क्लियर है? तो मैंने क्या बोला, जब तक आपकी इंफॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं हो, कोई काम की नहीं है। लेट्स सपोज मैंने करंट ईयर में बिजनेस में नेट प्रॉफिट किया है 30,000, आई एम डैम हैप्पी, जस्ट आज तो उखाड़ दिया कुछ। खुश क्यों हो रहा हूं मैं? प्रीवियस ईयर मेरे बिजनेस का लॉस था 10 लाख रुपीस। डू यू थिंक खुश होने का बात है? वाई? बिकॉज 10 लाख के लॉस को कवर करके मैं बिजनेस में 30,000 प्रॉफिट तक पहुंचा हूं। कुछ तो मैंने उखाड़ा होगा बड़ा, राइट? सपोज मैं बोलूं कि इस बार यस
मेरे पास तीसरा बैच भी आएगा, दूसरा बैच भी आएगा, मैं खुश क्यों हो रहा हूं? हो सकता है पिछले साल मैंने एक ही बैच पढ़ाया हो, क्लियर है, तो आई कैन सी माई ग्रोथ, दैट मीन्स आई कैन कंपेयर माई इंफॉर्मेशन। जब तक आपका बिजनेस का इंफॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं है, कोई फायदा भी नहीं है। लेट्स से सपोज किया मोटर्स है, वो खुश हो रही है, इस बार मैंने 2000 करोड़ का बिजनेस किया, क्यों हो रही है? हो सकता है टाटा मोटर्स ने 1500 करोड़ का ही किया। जब तक उसकी इंफॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं होगी, क्या वो खुश होगा क्या? आपको आपका फ्यूचर फोरकास्ट कैसे पता चलेगा जब तक आप अपनी पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर नहीं करोगे? इफ 11 के अंदर में घर वाले आपको मारे या शाबाशी दे, कैसे जज करे 10th की परफॉर्मेंस के ऊपर ना? इज इट क्लियर? दैट मीन्स योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी कंपेरेबल। इफ योर इंफॉर्मेशन इज नॉट कंपेरेबल, वो इंफॉर्मेशन कोई काम की भी नहीं है, इररिलेवेंट है। एक सीधा रास्ता ट्रैक है जहां पे आप अकेले ही भाग रहे हो और खुश हो रहे हो, यस आई एम द फर्स्ट। अकेले को भाग रहे, रोड खाली है, खुद ही डिसाइड किया वहां से चालू करूंगा, वहां तक पहुंचूंगा, वहां पहुंच के यस और स्टोरी भी डाल दिया, मैं फर्स्ट आया। कोई तो हो साथ में जिसको हरा के फर्स्ट आए तो समझ में भी आए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दैट मीन्स योर इन्फॉर्मेशन इज नॉट कंपेरेबल, और जब तक इन्फॉर्मेशन कंपेरेबल नहीं होती उसका कोई काम नहीं। समझ आया? दिस इज योर फोर्थ क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। चार सीखा, कौन सा? रिलायबल। कैसे रिलायबल होगा? एविडेंस प्रूफ होना पड़ेगा। हर एक चीज जो बिजनेस में आप रिकॉर्ड करोगे, दैट शुड बी सपोर्टेड बाय एविडेंस। ठीक है? दूसरा, अंडरस्टैंडेबल। क्या होना पड़ेगा? एज पर द कॉमन लैंग्वेज, जो हर जगह प्रैक्टिस होता है वैसे ही अपन करेंगे। नंबर 3, रेलिवेंट। ठीक है? बिजनेस के अंदर आप जो कुछ रिकॉर्ड करोगे, दैट शुड बी रिलेटेड टू द बिजनेस, नॉट अदर एक्टिविटीज। ठीक है? फोर्थ, कंपेरेबल, इट शुड बी कंपेरेबल। ठीक है? एंड द लास्ट वन, अकाउंट्स बनाएगा कौन बिजनेस में? बिजनेसमैन खुद। तो कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे हर बार डर हो कि इसमें कुछ तो गड़बड़ है। जैसे किसी दोस्त को देखते ना, वो थोड़ा सा प्यार से बात करने लगता है ना, दाल में कुछ तो काला है। और घर पे यदि मम्मी के साथ हम लोग प्यार से बात करें, या फिर मम्मी कुछ ज्यादा ही प्यार से हमसे बात कर रही है, मतलब पक्का नीचे जाना है, काम कुछ करके आना है, या फिर मार्केट से कुछ सामान लाके देना है, कुछ गड़बड़ लगने लगता है ना। सिमिलरली बिजनेस के अंदर है, योर अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन शुड बी फेथफुल। आपके यूजर्स को ये नहीं लगना चाहिए कि इस बिजनेस में कुछ तो दाल में काला है, इसमें कुछ तो सपरेशन ऑफ इनकम हुआ है, कुछ तो इवेजन है, कुछ तो इसमें गंडोगोल है, चोरी हुआ है। जो कुछ हमने इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट कर रहे हैं इसमें कुछ गड़बड़ी है, या तो सेल्स गलत दिखाया है, या परचेज गलत दिखाया है, या फिर हमने एक्सपेंसेस इतना किया ही नहीं था, फिर भी प्रॉफिट कम करने के लिए बिजनेस में इतना सारा एक्सपेंस दिखा दिया। राइट? सो योर लास्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज इट शुड बी फेथफुल। आई बात समझ में? सो दीज आर द few qualitative characteristics or qualitative attributes of accounting information। समझ में आया? कौन सा था? रिलायबल। That's all for today. Thank you.